अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 बुक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स टॉपिक इज़ रेस्पायरेशन टॉपिक रेस्पायरेशन में हमने बोला था कि हमने रेस्पायर करना है, ब्रेकडाउन होनी है। जो कार्बन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कार्बन बॉन्ड मौजूद हैं, उसकी ब्रेकडाउन होनी है। कार्बन मॉलिक्यूल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमने स्टडी किया था। इसकी ब्रेकडाउन से यूटिलाइज होती, जो एनर्जी यूटिलाइज होगी उसकी दोबारा जो फॉर्मेशन होगी, कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कि यानी जो एनर्जी हमने यूटिलाइज़ की है कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो एनर्जी दोबारा रिकवर हो रही है। कैसे? उसकी फॉर्मेशन के ज़रिए कि एनर्जी फॉर्मेट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है कि फ्यूल यूज्ड फॉर बर्निंग ऑफ वुड्स, कि बर्निंग ऑफ वुड्स में जो फ्यूल यूज़ होगा वो नेक्स्ट यूटिलाइजेस ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा। ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन टू फॉर्म्स, लाइट एंड हीट, कि लाइट और हीट की जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये वही होगा कि बात कि हमने एनर्जी दी उसको बर्न आउट करने के लिए, लेकिन बर्न आउट करने के बाद जो हमारे पास एनर्जी फॉर्मेट हो रही है वो लाइट और हीट की। ये था बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस में क्या होगा? बर्निंग प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म इज ऑक्सीजन ब्रेक्स बॉन्ड इन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कि वुड में जो बॉन्ड मौजूद होंगे, जैसे कार्बन के बॉन्ड मौजूद होंगे या कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड मौजूद होंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगी। जस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फूड वी इनटेक, कि जो फूड हम इनटेक करते हैं उस फूड की में कार्बन बॉन्ड भी मौजूद होता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होता है। हम कहते हैं एनर्जी की जो फॉर्मेशन होनी है वो कैसे? इन बॉन्ड्स में प्रेजेंट होने के बाद। अब ये बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं फूड में और ये सेल्स में मौजूद होते हैं। सेल्स में मौजूद होने के बाद इनकी जो ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इनकी ब्रेक डाउन करनी है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हम इनकी ब्रेक डाउन करेंगे तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATPs, कि ATPs की फॉर्म में वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। एनर्जी ATPs utilized in further सेलुलर एक्टिविटीज़, के फर्दर सेलुलर एक्टिविटीज़ में यही जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी। जब ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ redox reaction, through the process of redox reaction just like oxidation and reduction. Through the process of redox reaction the bonds broke and formate energy in forms
ऑफ एटीपीज कि एनर्जी जो फॉर्म होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर प्रोड्यूस होगा वो सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होंगे। जब ये सारे प्रोसेस व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन सेल्स, कि जब ये सेल्स में इनकी ब्रेकडाउन होगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration is because the process is carried out in the cell, so it will be called cellular respiration। कि अगर ये प्रोसेस सेल में हो रहा है तो भी ये सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में इन प्रोसेस फूड oxidized to carbon dioxide, oxygen is reduced to H2O। कि अगर हम उनकी ब्रेकडाउन करें, ब्रेकडाउन करने से ये मैकेनिज्म बाहर आएगा कि जो मैकेनिज्म के फूड की ब्रेकडाउन हो रही है, फूड में जो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड मौजूद हैं उनकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन हमने स्टडी किया था गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि जब उनकी ऑक्सीडाइज्ड होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड में उनकी ब्रेकडाउन होगी तो जो ऑक्सीजन होगी वो रिड्यूस करके वाटर करेगी। कि ऑक्सीजन ने गेन करना है वो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना है, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो वाटर की फॉर्म में होगा। तो ये जो था ये मैकेनिज्म था सेलुलर रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट हमारे पास दो किस्म की रेस्पिरेशन है, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सेलुलर is further two types, aerobic, aerobic respiration and anaerobic respiration। turn by turn। first of all aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं कि जो फ्यूल यूज़ होता है सेल के लिए गेट एनर्जी, वो फ्यूल हम यूज़ करते हैं सेलुलर एनर्जी। सेलुलर एनर्जी में हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं कि ग्लूकोज पर डिपेंड करता है उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे, कि अगर हमने उसको ऑक्सीडेशन करनी है तो वहाँ लाजमी ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो होगी उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ रिडक्शन का प्रोसेस भी कैरिड आउट होना है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन का सबसे मेन पॉइंट और मेन पॉइंट क्या है, उसका मेन टॉपिक क्या है, मेन कंपोनेंट क्या है, वो ऑक्सीजन है। जब मेन कंपोनेंट ही ऑक्सीजन है फिर उसकी डिफरेंशिएशन भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी। अगर हम कह रहे हैं कि ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है तो फिर हम इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which is type of respiration which is carried out in the presence of oxygen is called aerobic respiration। कि ऐसा प्रोसेस जो क्या हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा हो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फर्दर प्रोसेस हम स्टडी करेंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ द मेन कंपोनेंट, के मेन पॉइंट जो है इनका वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ग्लूकोज ब्रेकडाउन, कि ग्लूकोज की हमने ब्रेकडाउन करनी है, जो इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, हमने उनकी ब्रेकडाउन करनी है। जब हम उनकी ब्रेकडाउन करेंगे, नेक्स्ट फेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फेजेस ऑफ एरोबिक
रेस्पायरेशन कि एरोबिक रेस्पायरेशन में कौन से फेजेस होंगे। फेजेस में सबसे पहले हम स्टडी करना है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कि इन दी प्रेजेंस हमने सिर्फ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करनी है। हमने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो करनी है उसमें ग्लूकोज इज C6H12O6 ग्लूकोज phases of aerobic respiration, phases of aerobic respiration में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 6 कार्बन एटम्स ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन एटम्स कि 6 कार्बन जो हमारे पास मौजूद था C6H12O6 ग्लूकोज, उसको हमने 3 कार्बन एटम में ब्रेक डाउन किया, जस्ट लाइक ग्लूकोज ब्रेक डाउन ऑक्सीजन इनटू प्यूरिक एसिड। प्यूरिक एसिड इज 3 कार्बन एटम्स के प्यूरिक एसिड में 3 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। जैसे ग्लूकोज हमारे पास C6H12O6 है, अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करें तो C3H6O3 2 मॉलिक्यूल, ये हमारे पास प्यूरिक एसिड की ब्रेक डाउन होगी, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से हमने प्यूरिक एसिड बनाया। ये थी फर्स्ट फेज। सबसे पहली फेज में ये रिएक्शन कैरिड आउट हुआ। नेक्स्ट फेज second phase of aerobic respiration, molecules of puric acid completely oxidized. Next, all CH bonds are broken कि सारे कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं वो हमने ब्रोक कर दिए। जब सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे तो कन्वर्जन हो जाएगी इनकी CO2 प्लस वाटर, कि हमारे पास जो कन्वर्जन आएगी वो CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर बनेगा। एनर्जी रिलीज्ड in the form of ATPs, just like we have studied in the previous topic कि ATPs main energy currency है। reaction C6H12O6 breakdown in the presence of oxygen C3H6O3 ग्लूकोज की पेवरेट में इन द फर्स्ट फेज रिएक्शन C6H12O6 ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O प्लस ATPs कि हमारे पास ATPs भी फॉर्मेट हुए हैं। बैलेंसिंग द इक्वेशन, ऑक्सीजन इज 6 CO2 एंड 6 CO2 कि 6 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और 6 मोल ही हमारे पास क्या वाटर बनी है। इसी लिहाज से हमारे पास से 2-3 मॉलिक्यूल जो हैं वो ATP के भी फॉर्मेट हुए हैं। ये था हमारा टॉपिक एरोबिक रेस्पायरेशन कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किन 2 फेजेस के थ्रू होती है। उसमें हमने फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। फर्स्ट फेज में हमने कहा ग्लूकोज को प्यूरिक एसिड में डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज मीनिंग भी सेम एज ब्रेक डाउन। इसी तरह नेक्स्ट फिर हमारे पास ग्लूकोज को हम फर्दर ब्रेक डाउन करके इस पहले हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग की है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज के बाद हमने अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करनी है। जब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे तो फिर ऑक्सीजन का एडिशन होगा, यानी कार्बन के साथ जहाँ सारे हाइड्रोजन लगे हुए थे उन सारे हाइड्रोजन को रिमूव करके, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, हमने लॉस ऑफ हाइड्रोजन आइटम करके हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, यानी रिडक्शन की हमने इस प्रोसेस में। नेक्स्ट टाइप इज एनारोबिक रेस्पिरेशन।
anaerobic respiration, anaerobic respiration, such respiration which is carried out in the absence of oxygen, in the absence of oxygen is called anaerobic रेस्पायरेशन। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कि यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हमने क्या करनी है, फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड पिवरिक एसिड मॉलिक्यूल। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन कि रेस्पायरेशन हमने कैसे कैरिड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल absence of oxygen, next glucose oxidized with less energy, first phase में C6H12O6 नो ऑक्सीजन, C3H6O3 ट्वाइस प्लस ATPs कि जो एनर्जी की फॉर्मेशन हुई है इस प्रोसेस में ऑक्सीजन झुके नहीं है, इसलिए जो ऑक्सीडेशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो हमने कार्बन के साथ कौन सा दूसरा एटम में ज्वाइन करना है या अटैच करना है। जब हम कार्बन के हमारे पास दूसरा कोई एटम मौजूद नहीं होगा तब हम कार्बन को 2 हाफ में करेंगे, यानी अगर C3 है उसके साथ H6 लगे हैं यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जो है हमारे पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे हमने एरोबिक रेस्पायरेशन में किया, क्योंकि वहाँ तो क्या थी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एनारोबिक रेस्पायरेशन में जो एब्सेंस है ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास लेस ATPs फॉर्मेट हुए हैं। सेकंड फेज of anaerobic respiration. In the second phase of anaerobic respiration, puric acid incompletely oxidized to formation transformation into 2 types, alcohol, maybe ethyl alcohol, lactic acid fermentation, alcoholic fermentation कि ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से, ऑक्सीजन के प्रेजेंट ना होने की वजह से जो हमारे पास प्यूरिक एसिड था उसकी ट्रांसफॉर्मेशन 2 पार्ट्स में होगी। जब 2 पार्ट्स में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, एक हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जस्ट लाइक इथाइल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड नेक्स्ट हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जब जो CH बॉन्ड जो लेफ्ट हो जाएंगे अनब्रोकन, वो इन प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। जैसे हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, अगर वो टोटली सारे ब्रेक नहीं होते, जब वो टोटली सारे ब्रेक नहीं होंगे वो 2 ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे, यानी वो दोनों में मौजूद होंगे। ये है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज anaerobic respiration. Anaerobic respiration is similar with, is classified as alcoholic fermentation, lactic acid fermentation. Now turn by turn we will study alcoholic and lactic acid fermentation. First of all, alcoholic.
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे होती है? इट अकर्स इन बैक्टीरिया। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्यूरिक एसिड इज फर्दर, प्यूरिक एसिड C3H6O3 इंटू C2H5OH प्लस Cu2। किसका प्रोसेस? जस्ट लाइक प्यूरिक एसिड इंटेक इथाइल अल्कोहल because two carbons are present and carbon dioxide। कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये बैक्टीरिया में और यीस्ट में पाई जाती हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेटर है। एनारोबिक रेस्पिरेटर से क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, जब ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो उसके बाद जो प्यूरिक एसिड हमारे पास जो बॉन्ड्स मौजूद हैं, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड्स, उन बॉन्ड्स की फर्दर ब्रेकडाउन होती है। जब उनकी फर्दर ब्रेकडाउन हो तो कुछ बॉन्ड जो हैं वो टूटते नहीं, क्योंकि हाई एनर्जी यूटिलाइजेशन करनी पड़ती है। लेकिन हाई एनर्जी मौजूद ना होने की वजह से वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं किसी और प्रोडक्ट्स में। जब वो किसी और प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके बाद वो इथाइल अल्कोहल फॉर्मेट करते हैं। जस्ट लाइक कि कार्बन 3 बॉन्ड मौजूद थे, इनमें से एक बॉन्ड कार्बन टूट गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना दी उसने, जबकि दूसरी कार्बन नहीं टूटी, उसने C2H5 और OH बना दिया। यानी उसने 2 कार्बन अभी भी आपस में अटैच्ड है और उनमें एनर्जी मौजूद है। ये था हमारी फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल थ्रू द प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन which is classified as the type of anaerobic respiration. Next, lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation is carried out in skeletal muscles of humans, कि ह्यूमन बींग्स की skeletal muscles में, in animals, skeletal muscles in animals to utilize it during physical activities। कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ की को करने के लिए हमें इनकी यूटिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इट हैपन्स इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। इट इज़ द लोकेशन कि ये मिल्क में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ये नेक्स्ट टाइप है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की एक टाइप है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप में प्यूरिक एसिड को हमने कन्वर्ट करना है C3H6O3 इंटू C2H6O3 प्यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। कि प्यूरिक एसिड को हमने लैक्टिक एसिड, ये हमारे पास कार्बन 3 आइटम थे कि 3 कार्बन आइटम्स मुझे 6 हाइड्रोजन आइटम्स थे और 3 ही ऑक्सीजन आइटम्स थे। जब इनकी ब्रेकडाउन हुई, फर्दर ब्रेकडाउन जो है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब हुई तो कार्बन का जो एक एटम है वो तो टूट गया, लेकिन एज इट सारा मॉलिक्यूल वैसे का वैसा ही रहा। हाइड्रोजन भी 6 मौजूद हैं, ऑक्सीजन भी 3 मौजूद है, लेकिन कार्बन 2 मौजूद हैं। कार्बन 2 होने की वजह से यानी जो इसमें एक मौजूद था कार्बन एटम वो टूट गया और उसकी ब्रेकिंग के बाद उसने जो ATPs थे वो फॉर्मेट किए। जब उनकी फॉर्मेशन हुई तो ATPs की फॉर्मेशन से हमारे पास जो मॉलिक्यूल था वो लैक्टिक एसिड रह गया। ये था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन में इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि ये फर्मेंटर्स जस्ट लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर इनको सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब फ्री ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर वो एरोबिक कंडीशंस में ये क्या करते हैं, ये रेस्पायर करके अपनी एनर्जी फॉर्मेट करते हैं, ये अपनी एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। जब ये अपनी एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनको तो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती, फ्री ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती। नेक्स्ट, एनारोब्स सच ऑर्गेनिजम्स
including some bacteria and some fungi get energy from anaerobic respiration called anaerobes। कि इनको एनारोब्स हम कहेंगे कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो ये इनके जो बॉडी होगी वो एटीपीज इसी तरीके से बनाएगी। जब क्योंकि ऑक्सीजन तो इनके पास मौजूद नहीं है, इसलिए ये ग्लूकोज की डायरेक्ट सिंथेसिस उनकी डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते। यहाँ प्यूरिक एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। जब वो सिंथेसिस ही नहीं कर सकते तो फिर ये अलग कैटेगरी एनारोब्स की होगी कि सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एनारोब्स। नेक्स्ट हमारे ह्यूमंस में जो एनर्जी हम अपने स्केलेटल मसल्स को देते हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है ये हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। जब ये स्ट्रेंथन करता है तो मसल्स में हमारी ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, इसलिए वहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। जब वो फॉर्मेशन होती है तो फिर ये वर्क हार्ड करने के लिए जहाँ वो एनर्जी हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो ये हमारी एनर्जी को फुलफिल करता है। ये था हमारा टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे कैरिड आउट होता है। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस सबसे हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन कि जब हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करनी है, प्रेजेंस ऑफ O2 कि ऑक्सीजन मौजूद है हमारे पास। इसको फर्दर हमने स्टेप्स में काउंट किया। जब हम स्टेप्स में इनको काउंटिंग करते हैं सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट हमारे पास क्रेब्स साइकिल एंड इन द थर्ड हमारे पास ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न बाय टर्म हम इनको स्टडी करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस या फिनोमिना है जो अक्कर करता है साइटोप्लाज्म में। अकर्स इन साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म में अकर करता है। अकरिंग के बाद ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड कि ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें यहाँ। बोथ टाइप्स आई मीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स करती हैं इसमें। आफ्टर बोथ टाइप्स ग्लूकोज इज द मेन वर्ड थ्रू ग्लाइकोलाइसिस कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। ग्लूकोज विद 6 कार्बन ब्रेकडाउन इनटू प्यूरिक एसिड 3 कार्बन एटम्स के उसकी ब्रेकडाउन जो होनी है मॉलिक्यूल की वो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर ये हमारे पास 1 मॉलिक्यूल मौजूद है, 1 मॉलिक्यूल इंटू 2 मॉलिक्यूल्स के एक मॉलिक्यूल से हमने 2 मॉलिक्यूल्स बनाए। जब एक मॉलिक्यूल से हम 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो नेक्स्ट हमें ये कहेंगे कि जो है कार्बन 6 मौजूद थे अब कार्बन 3 मौजूद है। ये है हमारा प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जब प्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ATP, NADH which we have studied in the energy changes, FADH flavin adenine dihydrate। ये क्रेब्स साइकिल में जो होगी वो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगी क्योंकि प्यूरिक एसिड जो है उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। जब ऑक्सीडेशन करेंगे फिर हम जो हमारे पास 2 कार्बन एटम कंपाउंड इज चेंज
इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, कि जो हमारे पास 2 कार्बन एटम है उसको हम एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज कर देंगे, और एसिटाइल जो कोएंजाइम होगा ये एज अ कैटलिस्ट भी वर्कआउट करेगा, यानी ये एंड पे तो रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो एंड पे रीजनरेट हो जाते हैं। जब वो एंड पे रीजनरेट होते हैं तो रीजनरेशन के बाद वो रिएक्शन को स्पीड अप भी करते हैं। ये थी हमारी क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट ETC। ETC means electron transport chain, कि electron transport chain में have the final step of cellular respiration, mainly ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। NADH एंड FADH2 रिलीज इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन आइंस के वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आइंस। देन इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड टू ETC, के इलेक्ट्रॉन्स को फिर कैरी किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं विद अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ATPs, के सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्कआउट करते हैं क्या ATPs फॉर्म करने के लिए। ये इसी एक एंड पे चेन पे इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म्ड, कि ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म किया जाता है। अब इनकी जो फ्लो डायग्राम है उसको स्टडी करते हैं। फ्लो डायग्राम के लिए हियर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस में हमने स्टडी किया ग्लूकोज की स्टडी में हमने कहा था यहाँ हमें एनर्जी यूज़ भी करनी पड़ती है, कि एनर्जी की यूजिंग से ही हमें जो है वो एनर्जी फॉर्मेट होती है। जब हम एनर्जी यूज़ करते हैं तो उसमें हमने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की तो हमारे पास 2 प्यूरिक एसिड के 2 प्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल C6H12O6 था हमारे पास, जिसे हमने C3H6O3 प्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए, जिसके साथ हमारे साथ फॉर्मेशन हुई ATPs की फॉर्मेशन के साथ NADH के मॉलिक्यूल भी बने। कि यहाँ जो एनर्जी हमने बनाई है वो एनर्जी फिर हम प्यूरिक एसिड का कहता है कोएंजाइम A डालने से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, यानी प्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में हमने कोएंजाइम डाला कि एंजाइम से रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होगा। जो ही रिएक्शन स्पीड अप होगा तो क्रेब्स साइकिल कि नेक्स्ट जो हमारे पास साइकिल होगी वो क्रेब्स साइकिल होगी। क्रेब्स साइकिल में हम ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NA निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इन सबको ऐड करने के बाद जो कोएंजाइम होगा वो रीजनरेट हो जाएगा। जब कोएंजाइम क्योंकि एक कैटलिस्ट था इसलिए वो रीजनरेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ATPs, NADH and FADH2. FADH2 means a flavin adenine dinucleotide hydrate. नेक्स्ट फिर हम NADH और FADH को यूज़ करेंगे, क्योंकि NADH और FADH क्या करती हैं, इन्होंने रिलीज़ करना है इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। इन दोनों के पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फिर वहाँ उस चेन में हम इनको ऐड करेंगे। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो फिर एक सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनेंगे। जब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनेंगे तो मैकेनिज़्म कुछ ऐसा होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद हमारे पास वाटर H2 प्लस ATPs, NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव। NAD निकोटीन एडेनिन
डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोबारा जो है ये दोबारा रीजनरेट होकर दोबारा फिर ग्लाइकोलाइसिस में मदद करेंगे। इस तरह हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 3 प्रोसेस में हमने ब्रेकडाउन करने के बाद हमारे पास है 3 मॉलिक्यूल ATPs के मिले हैं। इसी तरह क्या होगा, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमने 3 मॉलिक्यूल ATP बनाए हैं, जो फर्दर हम क्या करेंगे, इनको फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस इसी तरह साइकिल ये कैरी ऑन चलती रहेगी और एनर्जी फॉर्मेट होती रहेगी, एनर्जी की फॉर्मेशन भी होती रहेगी और साथ ही साथ इसकी यूटिलाइजेशन भी होती रहेगी। ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन दिया एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर हैंस क्रैब ने। हैंस क्रैब ने क्या किया, उसने अपनी क्रैब साइकिल दी। क्रैब साइकिल से उसने कहा कि ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होगी वो इस प्रोसेस के थ्रू होगी कि हमारे पास 3 सीरीज ऑफ रिएक्शन चलते हैं, जस्ट लाइक ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle and electron transport chain. Next topic is energy budget of respiration. Energy budget of respiration कि रेस्पिरेशन का जो एनर्जी बजट है, एनर्जी बजट रेस्पिरेशन में 1 NADH produces 3 ATPs कि एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है। नेक्स्ट NADH प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, 2 ATPs फॉर्म्ड कि 2 ATP बनेंगे। टोटल 36 ATPs कि टोटल हम 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इनको बनाने के लिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। कि ग्लूकोज की जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी उस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, इनको स्टडी करेंगे। जब उस प्रोसेस से हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास एक मैकेनिज्म बनता है। उस मैकेनिज्म से हमने एक फ्लो डायग्राम बनाई। उस फ्लो डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लो डायग्राम में हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी हमने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कैरिड आउट करना है। जब हम ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं तो हमारे पास 2 ATPs हम यूटिलाइज़ करते हैं। जब वो 2 ATP यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारे पास प्यूरिक एसिड बनेगा। जब प्यूरिक एसिड बनेगा फिर हम 2 NADH बनेंगे और 2 NADH क्या करेंगे, 4 ATPs फॉर्म करेंगे कि एक NADH के मॉलिक्यूल ने 2 ATP बनाए। इसी तरह प्यूरिक एसिड से हम उसमें कोएंजाइम डालने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे। जब एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे तो 2 NADH के 2 मॉलिक्यूल जो थे उसमें से हमारे पास 6 ATP के 2 NADH मॉलिक्यूल ने यहाँ 6 ATPs बनाए। जब 6 यहाँ ATP बने तो ये सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATPs की फॉर्मेशन हो रही है। जब फॉर्मेशन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम को हमने प्रीवियस फ्लो डायग्राम में स्टडी किया कि वो क्रैब साइकिल से एंटर करता है। जब क्रैब साइकिल में एंटर करेगा तो क्रैब साइकिल की डिकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन के बाद 6 NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जब 6 NADH मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो फिर ये 18 ATPs बनेंगे, यानी 18 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। जब 18 मॉलिक्यूल्स बनेंगे नेक्स्ट क्रैब साइकिल फिर क्या बनाएगी, FADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगी। जब FADH के 2 के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनसे अगर हम ATP की फॉर्मेशन करेंगे तो ATP हमारे पास है 4 ATPs बनेंगे। इसी तरह जो टोटल ATPs हमारे पास होंगे वो 2 + 2 + 4 + 6 + 18 एंड +4। ये जो 2 ATPs हमने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में यूटिलाइज़ किए थे ये दोबारा रीजनरेट होने के बाद हमारे पास है टोटल 36 ATPs बनेंगे। कि ये नेट यील्ड है कि हमने एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्मेट किए। ये था हमारा एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन कि इस रेस्पिरेशन के मुताबिक हमने इतने ATPs की फॉर्मेशन की है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एनाबोलिज्म होता है। एनाबोलिज्म मीन्स
सिंथेसिस। रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म मीन्स के ब्रेक डाउन होती है। यहाँ हम कह सकते हैं सिंथेसिस हुई है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन हुई है मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इनकी होती है लाइट एनर्जी की। इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी, इनमें बॉन्ड एनर्जी यूज़ होती है, फिर इनमें ऑक्सीजन भी यूज़ होती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड ऑल प्लांट्स, के बैक्टीरिया और सभी पौधों में कैरियड आउट होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन सब ऑर्गेनिज्म में होती है क्योंकि ये एनर्जी फॉर्मेशन है। अगर सब ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी तो एनर्जी भी फॉर्मेट नहीं होगी। नेक्स्ट, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्लोरोप्लास्ट है। रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी यूनिट या एनर्जी डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में सारे जो हैं सेलुलर फंक्शन होते हैं, कि यानी यहाँ सारे ये एनर्जी हाउस भी बोला जाता है अपने सेल के, जैसे हम कहते हैं ना पावर हाउस है, इसी तरह इसको एनर्जी हाउस बोला जाता है। टाइम ऑफ अकरेंस, कि फोटोसिंथेसिस डे लाइट में यानी डे टाइम में होती है, डे लाइट एंड डे टाइम। और रेस्पिरेशन ऑल द टाइम, इसमें कोई सनलाइट यूज़ नहीं होती, ये इसलिए ऑल द टाइम में कैरिड आउट रहती है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन एब्सेंट, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। 36 ATPs फॉर्मेट होते हैं, 2 ATPs फॉर्मेट होते हैं। कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सिर्फ 2 ATPs बनेंगे, जबकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो 36 ATPs। फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लैक्टिक में हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, कि अगर फर्दर ब्रेक डाउन हो तो फिर ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। एरोबिक होती है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू इन साइटोप्लाज्म, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। इन द माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, कि एरोबिक जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगी क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस से है। एरोबिक क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एनारोब्स। एनारोब्स वी हैव स्टडीड जस्ट बिफोर। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोब्स। एनारोब्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रखते या ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन नहीं रखते। ये है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, के प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रिएक्शन कैरिड आउट होती हैं, जो एटीपीज की फॉर्मुलेशन होती है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।